हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऐश्वर्य विश्वास। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन 15 तक हम लोगों ने कर लिए थे। तो चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अब हम लोग क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 में गिवन है, फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स कैरिंग करंट आई, the magnitude of the magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by b is equals to म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 की पावर 3/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हमने पहले पढ़ ही चुका है, इसका डेरिवेशन भी किया था। एक्सेस पे जब हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस पे किसी सर्कुलर कॉइल के, तब तो हमें ये दे रखा है कि अगर हमने जो पॉइंट है, जैसे ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है और यहाँ एक पॉइंट होता है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, निकाला था डेरिवेशन करके। अब इस पॉइंट को हमने सेंटर में ले लिया है और ये डिस्टेंस जो होती है ये हमें एक्स दे रखी है, ठीक है। अब ये जो हमने पॉइंट सेंटर में ले लिया है तो ये डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, तभी तो सेंटर में आएगा। तो सेंटर पे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। एक्स हमारी जीरो हो गई तो 0 प्लस आर स्क्वायर 3/2। यहाँ पे जब हम निकालेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है। पावर का इंटू हो जाता है जब ब्रैकेट खुलते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा और आर क्यूब से आर स्क्वायर आर बार चला जाएगा। तो फाइनल जो हमारा है वो आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। और ये भी वैसे हमने निकाला हुआ है बायो सावर्ट लॉ से, जो हमने निकाला था कि सेंटर पे किसी कॉइल के अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हमने ये निकाला हुआ है। तो ये आपका ए पार्ट हो गया, ये तो बहुत आसान था। अब हम आते हैं बी पार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17। अ टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर आर बाउंड। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग बाय द टोरॉइड। तो देखो ए पार्ट में आउटसाइड द टोरॉइड तो जीरो होगी और इन द एम्प्टी स्पेस, इस स्पेस में भी जीरो होगी, यहाँ तो कोई बनेगी नहीं। अब ये वायर के अंदर, इस कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालनी है, जो हमें बी पार्ट में पूछी गई है। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 3500 पर यूनिट लेंथ, यानी 2πr, क्योंकि सर्कल की लेंथ तो 2πr ही होती है उसका पैरामीटर। अब ये जो यहाँ पे आर है ये मीन रेडियस होती है, यानी कि जो आउटर रेडियस है 26 सेंटीमीटर और इनर रेडियस है 25 सेंटीमीटर, उनकी मीन रेडियस। अब मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी जितने नंबर होते हैं उनको प्लस करके उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं। तो 26 + 25/2 यहाँ पे आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर या फिर 0.255 मीटर। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बी इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई, एन आ गई हमारी 3500 अपॉन 2π इंटू 0.255 मीटर। म्यू है हमारा 4π इंटू 10⁻⁻⁷। इलेक्ट्रिक करंट में दे रखी है 11 एम्पियर। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। बस अब क्वेश्चन 18 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 18। अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम point to point but has a constant direction east to west is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and turns undeflected along a straight path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle?
हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है। अब हमने ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल हमने उसमें एंटर कराया, तो वो जब बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता है, जिस पास से आया था उसी पास से बाहर निकल जाता है। तो हमें मतलब हमें कैसी देनी पड़ेगी, क्या कैसी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको फोर्स लगती है QVB साइन थीटा। अब अनडिफ्लेक्टेड है यानी कि फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो कब होगी, जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाता है। तो फोर्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी अगर हमारा थीटा जीरो हो जाएगा। और थीटा जीरो कब होगा, थीटा 0 डिग्री, या तो हम थीटा जीरो ले लें तब साइन थीटा जीरो हो जाएगा, या फिर हम 180 ले लें तो भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पाई पे भी जीरो होती है और जीरो पे भी जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चार्ज को पैरेलल, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो पैरेलल दें, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दें, या फिर उसके एंटी पैरेलल दें। यानी कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो चार्ज पार्टिकल या तो हम इसी साइड मूव करा दें या फिर उसे हम इस साइड मूव करा दें, तो हमारा वो अनडिफ्लेक्टेड बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। A charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnetic and magnitude and direction, and comes out of it following a complicated trajectory. Would its final speed equal to the initial speed if it suffered no collisions with the environment? इसका आंसर है यस। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो वो फोर्स भी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो फिर ये इसकी वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है चार्ज पार्टिकल पे वो परपेंडिकुलर करती है, और वो फोर्स परपेंडिकुलर होती है तो वो जो फोर्स वर्क करती है ना उस चार्ज पार्टिकल पे वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क, थीटा 90 है, तो वर्क हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो उस पर नेट वर्क डन होता ही नहीं है, तो वो जब वर्क डन ही नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। वो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री बना के, पाथ बना के बाहर आता है। डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाती है उसकी, इसलिए, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड थी, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आ जाती है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड सेम रहेगी, इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम रहेगी। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। An electron traveling west to east enters a chamber having a uniform electrostatic field in a north to south direction. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है। तो यहां से नॉर्थ से साउथ है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, प्लस से माइनस ही मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब एक चार्ज पार्टिकल कहा गया, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन स्पेसिफाई द डायरेक्शन व्हिच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप, इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है। हमने एक चार्ज पार्टिकल वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहा है, यानी कि यहां से वो यहाँ की साइड ट्रेवल कर रहा है। तो अब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, तो ऊपर की साइड उस पर एक फोर्स लगेगी और वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो इस पर फोर्स लग रही है वो ना लगे, या फिर फोर्स लगे पर इसका डिफ्लेक्शन ना हो, ये सीधे जा रहा है वेस्ट से तो सीधे ईस्ट में निकल जाए। तो इसके लिए हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे कि ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी और ये ईस्ट में निकल आएगा। अब ये साउथ डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाने के लिए
हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है कि फोर्स हमें साउथ डायरेक्शन में लगानी है। यहाँ पे हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है कि वो किस तरफ चल रहा है। तो बस हमें वो राइट हैंड थंब रूल लगा के उसका वो निकाल लेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, हम निकाल लेंगे इससे। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी आएगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। जब हम लगाएंगे तभी साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये आपके क्वेश्चन 18 भी फिनिश हो गया है। तो हम लोग बी पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 का। कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n carrying equal currents in the same direction and separated by a distance r, show that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r and is given by 0.72 mu naught I upon r। हमें यहाँ पे दो पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स दे रखी है, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी है दो पैरेलल कॉइल्स। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है और इनकी रेडियस भी r है दोनों की। अब हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या, एक मिड पॉइंट दे रखा है। तो इस मिड पॉइंट अगर ये है तो ये दूरी r/2 हो जाएगी और ये भी r/2 हो जाएगी क्योंकि ये पूरी r है। ठीक है। अब हमें इसमें बोला गया है कि हमने एक मिड पॉइंट से किसी पॉइंट P पर एक छोटी डिस्टेंस के लिए, मतलब एक छोटी सी डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट माना है। उस डिस्टेंस के लिए हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और शो करना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके बराबर होगी 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर के बराबर होगी। और जो वो डिस्टेंस है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। और इसमें है ना एक चीज याद रखनी है बस कि जो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी की एक्सिस पर करंट की यही होता है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी डिस्टेंस है, जो ये आर स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस है। एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट से लेके उस सर्कुलर कॉइल की दूरी होती है। ठीक है। और ये आर जो होती है ये रेडियस होती है। तो यहाँ पे एक्स हमें कितनी मिल जाएगी, मान लीजिए ये मतलब ये पी पॉइंट है और यहां से लेके इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये r/2 है और ये d है, तो r/2 प्लस डी हो जाएगी। ठीक है। और हमें जब इस कॉइल से निकालनी पड़ेगी तो ये पूरी r/2 है और ये d डिस्टेंस है, तो हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। तो r/2 में से हम d डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। v इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, और x कौन सी हो जाएगी हमारी, ये जो हमने ली थी r/2 प्लस डी, ये हमारी x हो जाएगी r/2 प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये प्लस म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ 2 है, 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे x कौन सी हो जाएगी हमारी r/2 माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है। r/2 माइनस जी, r/2 प्लस डी, ये हमने p पॉइंट के हिसाब से उसकी दूरी ले ली है कॉइल के सेंटर पे से। ये पहली कॉइल पे से, ये दूसरी कॉइल पे से। अब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग ऊपर का तो सब सेम ही है दोनों में, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और ये 2 भी दोनों में आ रहा है, ये 2 भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस r/2 प्लस डी का होल स्क्वायर। अब वो फॉर्मूले में इसकी एक पावर भी होती है होल की, 3/2।
होल पे जो पावर लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 प्लस 1/r² प्लस r/2 माइनस डी का होल स्क्वायर और होल की पावर 3/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल दें। अभी तो वैसे भी और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो स्क्वायर ही खोल देते हैं, ठीक है। 1/r² का तो r² ही रहेगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r²/4 प्लस d² प्लस 2rd होगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो rd बस, और इस होल की पावर 3/2 प्लस 1/r²/4 प्लस d² माइनस rd होल की पावर 3/2। म्यू नॉट NI r²/2। यहाँ पे हम लोग इस r² प्लस r²/4 को प्लस कर सकते हैं, तो आ जाएगा प्लस करके 5r²/4 प्लस, और हाँ ये जो d² है हम इसे नेग्लेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो d है वो बहुत छोटा है यहाँ से। अब जो चीज बहुत छोटी होती है, मान लो पॉइंट में है, अगर कोई चीज हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज मतलब जो पॉइंट में होती है, हम उसे और स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट और पीछे चला जाता है, वो और छोटी हो जाती है। तो जब d छोटा है तो d² और छोटी हो जाएगी, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, rd, बस d² हो गया नेग्लेक्ट, और इसकी पावर 3/2 प्लस 1/, यहाँ पे भी सेम ही चीज करेंगे, ये r² प्लस r², 5r²/4 और माइनस rd पावर 3/2। अब हम लोग एक काम करते हैं, हाँ, म्यू नॉट NI r²/2 1/, हम है ना ये तो सेम ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 5r²/4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5r²/4 इंटू rd और डिवाइड कर देंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा उल्टा हो गया 4/5r²। ये समझ में आ रहा है ना, ये डिवाइड करते तो आ जाता हमारा डिवाइडेड बाय 5r²/4, फिर इंटू कर दे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वही 4/5r² आ गया। इस होल की पावर है 3/2। सेम यहाँ पे करेंगे, 5r²/4 माइनस 5r²/4 rd इंटू 4/5r² की पावर 3/2। अब हम यहां पे से 5r²/4 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटू 5r²/4 हमने ले लिया कॉमन। अब नीचे बचा है हमारा यहाँ पे 1 प्लस के rd इंटू 4/5r², r से r कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4d/5r, ठीक है। यहाँ पे भी एक काम होगा, नीचे 1 बचा है और माइनस में 4d/5r बच जाएगा,
और ये होल की पावर है हमारी 3/2, इसमें भी 3/2। अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, हम लोग ने वो पढ़ी हुई है बायनोमियल थ्योरम 11th में, ठीक है। हमने उसका बेसिक सा रूल पढ़ा हुआ है कि जब 1 से स्टार्टिंग होती है, मतलब 1 + x का n पावर n या 1 + x का स्क्वायर या कुछ भी 1 से स्टार्टिंग होती है, तो जैसे यहाँ पे 1 + x का वो आ गया n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 + nx। और बाकी की जो आगे भी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाती हैं वैल्यू, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ जाता है फिर और पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहीं तक लेंगे उसको, μ0 ni r² / 2। ये ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5r², r² से r² कट जाएगा, ठीक है। 1/1 + nx, यानी कि इससे हम अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 6/5, 6d/5r आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी यही आ जाएगा 6d/5r, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो लास्ट आपका ये आएगा निकल के μ0 ni r, इसके यहाँ तो सब कट गया है, नीचे बचा है 5, ऊपर 2 भी बचा है ना, ठीक है। और यहाँ पे 1/1 + 6d5r प्लस 1/1 - 6d5r। अब हम यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे, टर्म्स वगैरह जो हमें दे रखे होंगे वैल्यू रखे, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली वही आ जाएगा जो उसमें गिवन था ना, क्या था, 0.72 μ0 ni/r। यही आपका निकल के आ जाएगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन था ये, अगर बोर्ड में आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो हमारा ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एट एक्सीलरेटेड थ्रो a potential difference of 2.0 kilovolt enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of electron if the field is transverse to its initial velocity. Makes an angle 30 degree with the initial velocity. तो दो पार्ट में करने हैं इसमें। पहला पार्ट करते हैं, मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे कि पोटेंशियल हमारा 2000 वोल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। अब हम सबसे पहले ट्रेजेक्टरी निकालने से पहले हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हमने वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। कोई भी एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन हमारा पोटेंशियल दे रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन करा रहा है वो पोटेंशियल करा रहा है कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो जो हमारा वर्क डन है वो है हमारा पोटेंशियल, और कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वर्क डन है, तो यहाँ पे हमने ई का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों वर्क डन इक्वल कर देंगे हम लोग, एनर्जी है वैसे वर्क डन ये, तो 12mv² = ev। यहाँ पे हम v निकाल लेंगे, ई वी ओवर एम, 2ev/m, और ये पूरा रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, v = √2 × 1.6 × 10⁻19 2000 वोल्ट अपॉन मास है हमारा 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2.65 × 10⁻⁶
7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हम वो देखते हैं कि हमें पहले पार्ट में दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के जाता है तो उस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी तो सीधे सीधे पता चल गई कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा, तो ट्रेजेक्टरी हो गई हमारी सर्कुलर। ठीक है, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है कि पाथ कौन सा वो ऑब्टेन करेगा, पाथ हो गया हमारा सर्कुलर। अब हम रेडियस निकालेंगे उसी की, कौन सी रेडियस पे वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किस रेडियस पे। तो हमने पढ़ा हुआ है वहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स कौन सी होती है, उसका फॉर्मूला होता है QVB। ठीक है, साइन थीटा लगा नहीं रहा क्योंकि थीटा 90 है तो 1 ही हो जाएगा वो तो। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी तो हम इसे mv² के बराबर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे R निकालें तो पहले तो ये V से एक V कट जाएगा, हमारा R आ जाएगा I mv/q को हम E लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब मास हमारा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी हमने अभी भी निकाली है 2.65 इंटू 10⁻7। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दे रखी है 0.15 टेस्ला। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी 10⁻³ मीटर रेडियस आ जाएगी, जिसे हम 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि फर्स्ट पार्ट में वो ट्रेजेक्टरी सर्कुलर बनाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और वो जो सर्कुलर पाथ मूव करेगा उसकी रेडियस होगी हमारी 1 मिलीमीटर की। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी से वो आ रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड से अब 30 डिग्री का एंगल बना रही है, पहले 90 डिग्री का बना रही थी, अब 30 डिग्री का बना रही है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उसमें हम कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे हमने थीटा एंगल पे अगर हमने इसमें ये डाला है चार्ज पार्टिकल, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसकी वेलोसिटी के। एक तो जो इसे लीनियर मोशन कराएगा, एक जो इसे परपेंडिकुलर यानी कि जो इसे सर्कुलर मोशन कराएगा। तो यहाँ पे इसके दो बन जाएंगे, v cos थीटा जो लीनियर मोशन कराएगा और v sin थीटा जो परपेंडिकुलर मोशन कराएगा। तो ये दोनों ही मोशन करेगा यहाँ पे, और उसे हम कहते हैं हेलिकल मोशन। यानी कि ये ऐसे करके सर्कुलर भी बनाएगा, ये इसका लीनियर मोशन हो गया और ये सर्कुलर वो बना ही रहा है, तो ये हेलिकल पाथ यहाँ पे कवर करेगा। तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या हो गई, हेलिकल पाथ। और यहाँ पे हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी दोनों की वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि v sin थीटा कितना होगा, v cos थीटा कितना होगा। तो देखो ये तो आप ही निकाल ही लोगे आराम से, क्योंकि v sin थीटा हमारा कुछ नहीं है, 2.65 हमें पहले v निकाली ली थी हमने 10⁻7। साइन थीटा यहाँ पे 30 है, साइन 30 है, 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बस यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी v साइन थीटा निकल गई। अब हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं क्या? हाँ, रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा ही हुआ था, mv/EB। ठीक है, वही मास लगा देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v हम यहाँ पे रेडियस निकाल रहे हैं, तो रेडियस सर्कुलर मोशन में ही रेडियस होगी, और सर्कुलर पाथ कौन बनवा रहा है इसका, v sin थीटा। तो यहाँ पे v sin थीटा लिखेंगे वेलोसिटी में 2.65 इंटू 10⁻7 इंटू 1/2। ठीक है, और EV 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड 9.1 इंटू 10⁻31। इसे सॉल्व करके हमारी जो रेडियस निकल आएगी वो आएगी 50.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। यही निकालना था इस क्वेश्चन में बस। तो अब हम क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग Helmholtz coil is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 Tesla. In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coils. A narrow beam of charged particles all accelerated uh, through 15 kilovolt enters this region in a direction perpendicular to both the axes of the coils and electrostatic field. If the beam remains undeflected when the electrostatic field is 9 into 10 to the power minus 5 volt per meter, make a simple guess as to what the beam contains. Why is the answer not unique? हमें इसमें एक दे रखा है कि हमने एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल सेटअप करी है। हमने पढ़ा हुआ है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है। हमने दो अभी शायद पिछली क्वेश्चन में पढ़ी थी, 16th क्वेश्चन में पढ़ा था। दो पैरेलल कॉइल लेते हैं, उनके बीच में एक जो एक्सेस होती है उनकी कॉमन एक्सेस, ठीक है, ये मिड पॉइंट है उसका। और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिया था पी, मान लो ये मिड पॉइंट है ओ, इसके बीच की छोटी सी डिस्टेंस है, इस पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बनाई थी, हमने उसे फाइंड किया था। तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती है। अब हमें दे रखा है कि इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो इस डिस्टेंस की छोटी सी डिस्टेंस की जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो मेंटेन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इस पे, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने और मेंटेन करी है इस पे जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और फिर उसमें हमने चार पार्टिकल और एंटर करा दिए जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें ये बताना है कि अगर वो चार पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए हैं, तो फिर उसमें कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, वो बीम ऑफ पार्टिकल जो है उसमें किस टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए किसी भी चीज से। तो हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स उस पर काम नहीं करी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी फोर्स उस पर काम नहीं करी। तो यानी कि फोर्स कब काम नहीं करेगी, जब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए। और कब होंगी, जब दोनों इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों काम ही नहीं करेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी इसका क्यू ई, क्यू से क्यू कट जाएगा। तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे ई ओवर बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमें कितने दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। और बी हमें दे रखी है 0.75। इसे हमारा सॉल्व कर आएगा 12 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली है। अब हम एक और चीज जानते हैं कि इसमें हमें दे रखा है कि जो कॉयल है वो एक्सीलरेटेड थ्रू 15 किलोवोल्ट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जो है वो उन्हें एक्सीलरेट करा रहा है, यानी कि जो उनमें काइनेटिक एनर्जी है वो उसी पोटेंशियल के वर्क डन की वजह से है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल वर्क डन होता है ना वो इसके इक्वल रख देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू हमारा वर्क डन पर चार्ज पार्टिकल होता है, तो वर्क डन कितना होगा हमारा v इंटू क्यू, चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे हम निकालते हैं उसका चार्ज ओवर मास रेशियो, तो q ओवर m हाफ v स्क्वायर ओवर v। ये छोटा वाला जो v है ये वेलोसिटी है और बड़ा वाला वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल। अब हाफ वेलोसिटी हमें दे रखी है, हमने निकाली है वेलोसिटी 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वोल्टेज हमें दे रखा है 15 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। और हमने इसका रेशियो भी निकाल लिया। अब इसमें हमें दे रखा है कि हमें गैस करना है कौन से चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, और हम ये श्योर क्यों नहीं हो सकते, हमारा आंसर यूनिक क्यों नहीं हो सकता, हम सिर्फ गैस ही क्यों कर सकते हैं। तो इसके देखो आंसर ये है कि
हम गैस ये कर सकते हैं कि जो भी पार्टिकल होंगे उनका चार्ज ओवर मास रेशियो ये होगा। हमें सिर्फ इतना पता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो चार्ज पार्टिकल हाइड्रोजन है कि लिथियम है कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे हैं जिनका यही होता है चार्ज ओवर मास रेशियो। तो हम यूनिकली तो कह नहीं सकते कि कोई भी पार्टिकल हम नाम लेते हैं कि इस यही होगा, क्योंकि हमें थोड़ी पता है, हमें तो बस इतना पता है कि ये चार्ज ओवर मास रेशियो है। अब वो उनने जो भी लिया हो, तो इसलिए हम यूनिक नहीं कह सकते कि यही होगा। हम बस इतना कह सकते हैं जिसका भी ये चार्ज और मास रेशियो होगा वो हो सकता है। अगर दो का है, दो में से कोई भी एक हो सकता है। अगर पांच का यही है तो पांच में से कोई भी एक हो सकता है। इसलिए हम यूनिक नहीं है। तो आपका ये आंसर आ गया है और क्वेश्चन 20 फिनिश हो गया है।